हेलो एवरीवन, मेरा नाम है एडवोकेट गरिमा सिंह और आज की वीडियो में हम जानेंगे यूएपीए कानून के बारे में। यूएपीए कानून जानना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये 50 साल पुराना कानून जो है अब दोबारा इसकी चर्चा फिर से होने लगी है और कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं कि ये जो लॉ है ये बार बार न्यूज़ में आता है। रिसेंटली आपको पता है कि जामिया के कुछ स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी भी इस लॉ के अंडर में हुई है। तो ये 50 साल पुराना कानून यूएपीए, जिसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, बनाया गया था 1967 में कांग्रेस सरकार द्वारा। उस टाइम देश के हालात क्या थे कि लड़ाइयाँ, कई हिस्सों में लड़ाइयाँ हो रही थी। स्पेशली अगर हम साउथ की बात करें, वहाँ बहुत ज़्यादा, तमिलनाडु साइड में बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे थे और कुछ जो एसोसिएशंस थे वो उन लोगों को की इंटेंशन थी कि वो अपना एक अलग देश बनाने की बात कर रहे थे। तो देश ना टूटे, देश की अखंडता मजबूत रहे, तो इसलिए कांग्रेस सरकार ने इस कानून को लाना पड़ा। ये कानून जो है ये नेशनल इंटीग्रेशन एंड रीजनलिज्म कमिटी द्वारा रखा गया था। तो जब 1962 में वॉर हो रही थी तो तब इसका प्रपोजल रखा गया था और फिर 1967 में इसको पास किया गया। तो बेसिकली इसकी जो इंटेंशन थी इस कानून को लाने की वो क्या थी कि जो एसोसिएशन काम कर रहे हैं देश को तोड़ने के लिए, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, उन सब ग्रुप्स को, उन सब एसोसिएशन को अनलॉफुल करार देने के लिए, जिससे कि देश को टूटने से बचाया जा सके। अब ये जो लॉ है ये आर्टिकल 19 जो आपको राइट देता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड राइट टू एसोसिएट एंड यूनियन, उसको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर देता है। अब इसमें 1963 के अमेंडमेंट में इसमें आर्टिकल 19 में एक वर्ड ऐड कर दिया गया था, रीजनेबली। वो क्यों ऐड किया था कि जब भी ज़रूरत हो, देश में अगर खतरा महसूस हो किसी ऐसे एसोसिएशन से, तो कहीं ना कहीं इन जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 21 है, उसको कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्ट कर सकें। तो इसलिए इसमें वर्ड रीजनेबली ऐड कर दिया गया। फिर 2004 में कांग्रेस सरकार द्वारा जब कोटा को ख़त्म किया गया तो यूएपीए कानून में एक वर्ड ऐड कर दिया गया, टेररिस्ट गैंग। अब इस वर्ड में क्या होता है कि गैंग मतलब 5 या 10 या 17 कितने भी लोग जो हैं, अगर उनसे लगता है कि वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहे हैं तो उनको भी सरकार जो है बैन कर सकती है। अब इसमें जो कस्टडी होती है वो 180 दिन की होती है, यानी कि 6 महीने की कस्टडी होती है। और उस कस्टडी में आप लोगों को पता ही है कि कितनी बुरी तरह लोगों को टॉर्चर किया जाता है। फिर बात कर लेते हैं, जब 2014 आया तो 2014 में फिर से इसमें अमेंडमेंट किया गया और ये रखा गया कि अगर कोई एक इंडिविजुअल भी, क्योंकि सरकार क्या चाहती है बेसिकली कि सरकार के खिलाफ, सरकार की नीतियों के खिलाफ कोई बात ना करे, तो अगर कोई इंसान या कोई एसोसिएशन अब सरकार के खिलाफ बोलता है तो अब इसमें अमेंड कर दिया गया कि एक इंडिविजुअल को भी हम यूएपीए के अंडर में चार्ज कर सकते हैं। और इसमें जो मोस्टली एक्टिविस्ट होते हैं वो देखा जाता है कि मुस्लिम या फिर एससी एक्टिविस्ट होते हैं जो शेड्यूल कास्ट से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हक और जो कानून बनाया जाता है वो कहीं ना कहीं उनके हकों को वायलेट करता है, उनको वो राइट नहीं मिल पाता है, इसलिए वो लोग सरकार की बनाए नीतियों का प्रोटेस्ट करते रहते हैं। फिर इसमें जो बेल है वो 6 महीने से पहले नहीं मिलती है। 6 महीने का टाइम इसलिए रखा गया है क्योंकि सरकार भी मानती है कि ये जो कानून है इसमें जांच करने में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसमें टाइम रखा गया है, इसलिए 6 मंथ का। 6 मंथ बाद ही आपको बेल मिलती है। फिर टाडा और कोटा में जिस तरह एक पीरियोडिक रिव्यू था, पीरियोडिक रिव्यू मतलब जैसे अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम इस कानून को ख़त्म कर सकते हैं,
ऐसा कोई भी पीरियोडिक रिव्यू जो है वो यूएपीए में नहीं ऐड किया गया है, ऐसा कोई भी क्लॉज। यानी कि सरकार इसको ख़त्म नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि कोई भी इंसान, कोई भी एसोसिएशन सरकार के खिलाफ बोले। अब ये ऐसा नहीं है कि कोई एक्टिव हो। 2011 में क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तभी किसी को यूएपीए के अंडर में चार्ज कर सकते हैं अगर वो एक्टिव मेंबर हो। एक्टिव मेंबर मतलब अगर वो कोई पैम्पलेट बांटता हुआ मिला है या कोई स्पीच दे रहा है, तभी आप इसमें गिरफ्तारी कर सकते हैं। एक 19 साल की लड़की की इसमें गिरफ्तारी हुई थी, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक मॉइस्ट का लिटरेचर मिला था। तो सरकार ने, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया गया था और उसके बाद उसको बेगुनाह करार दे दिया गया और जेल से छोड़ दिया गया। फिर इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि 10-10 साल तक लोग जेल में रहते हैं, 10-10, 20-20 साल, और उसके बाद लोगों को बेगुनाह करार दिया जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कानून जो है ये एक कॉमन पर्सन की जो ज़िंदगी है, मोस्टली इसमें लोग बिल्कुल ही अपनी जो लाइफ होती है वो ख़त्म हो जाती है। और सिर्फ जो पर्सन अरेस्ट हुआ है वही नहीं, उसके साथ साथ उसकी फैमिली को भी कितना सफ़र करना पड़ सकता है, क्योंकि ये डायरेक्टली बिना जजमेंट आए आपको दोषी करार दे दिया जाता है इसमें। फिर इसमें रीसेंट गिरफ्तारी मैंने आपको बताई है कि जामिया के कुछ स्टूडेंट्स की हुई है। अब बात कर लेते हैं कुछ फेमस केसेस के बारे में। JN साई बाबा जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, उनको इसमें आजीवन कारावास, देखिए 47 की एज में उनको अरेस्ट किया गया था और वो फिजिकली डिसेबल हैं और उनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई है इसमें। फिर एक बहुत ही फेमस थे वाहिद शेख की जो गिरफ्तारी यूएपीए के अंडर में हुई थी, वो 7/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट जो हुए थे उसमें किया गया था। तो वाहिद शेख उस टाइम न्यूली मैरिड थे और उनकी 6 मंथ की एक बेबी भी थी जब उनको अरेस्ट किया गया, और 2017 में उनको छोड़ दिया गया बेगुनाह करार देकर। तो आप देखिए कि पूरी लाइफ किस तरह से इंसान की एक ख़त्म हो जाती है जब वो यूएपीए के अंडर में अरेस्ट कर लिया जाता है। और सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं कि 72% लोग इसमें बेगुनाह होते हैं। तो आप मानिए 10 में से 7 लोगों को इसमें बरी कर दिया जाता है बेगुनाह कहकर। और इसके अलावा अब आप एक बुक भी है, बहुत अच्छी बुक है, जो वाहिद शेख ने अपनी जेल में रहते हुए लिखी थी, एन इनोसेंट प्रिजनर। आप उस बुक को ज़रूर पढ़िए, तो आप लोगों को पता लगेगा कि किस तरह यूएपीए के अंडर में जो इनोसेंट लोग चार्ज किए जाते हैं उनके साथ क्या क्या उत्पीड़ना होती है, उनको किस तरह से टॉर्चर होता है और किस तरह उनकी लाइफ होली इफ़ेक्ट हो जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।